हम्म। सो गौरव वी कंटिन्यू अगेन। ओके। सो देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। ठीक सो मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, ठीक है। तो अभी तक बेटा हमने क्या करा, हमने ये देखा कि आगे चल के कंपनी कैसा करेगी, उसका एक सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं कि पुराने ट्रेंड वगैरह से और से हमने एक अंदाजा लगा लिया कि आगे चल के वो कैसा करेगी। उसके बाद उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके बाद हमने फ्यूचर ईपीएस वगैरह फोरकास्ट कर लिया कि पहले इतना कमा रही थी तो सेल्स वगैरह जब बढ़ जाएगी तो कितना कमाएगी, और उसके हिसाब से फिर हमने एक पी रेशियो का है। फॉर्मूला लगाया कि पुराने टाइम में वो पी रेशियो कितना ले रही थी। तो पी रेशियो अगर इतना ले रही थी और प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से कंपनी का नया मार्केट रेट क्या हो जाएगा, और उस मार्केट रेट और कंपनी के प्रेजेंट मार्केट रेट से ही हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि उसका शेयर, उसके अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा है या नहीं है। इसके अंदर अब एक देखता हूं मैंने स्लाइड में डाला है या नहीं, द वैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, आगे ये करते हैं फिर उसके बाद बताऊंगा एग्जांपल एक ग्रोथ से रिलेटेड। द वैल्यूएशन प्रोसेस, वैल्यूएशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इन्वेस्टर यूजेस रिस्क एंड रिटर्न कांसेप्ट टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ ए सिक्योरिटी। वैल्यूएशन मॉडल हेल्प्स डिटरमाइन व्हाट a stock ought to be worth. If expected rate of returns equal or exceeds our target yield, the stock could be a worthwhile investment candidate. If the intrinsic worth equals or exceed the current market value, the stock could be a worthwhile investment candidate. There is no assurance that actual outcome will match expected outcome. तो आप बेसिकली वही कर रहे हैं, आगे के वैल्यूएशन वगैरह कर रहे हैं। आप कह रहे हो ऐसे होएगा तो ऐसे होएगा, कंपनी को ये फायदा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कोई कंपनी चल रही है 400 रुपए की, ठीक है। ठीक। आप उसके अंदर आप कहते हो कंपनी, लेट से उसका पोर्ट्स वगैरह का काम है, पोर्ट्स वगैरह बिल्ड करने का काम है उस कंपनी का। तो अब आप कहते हो यार कंपनी ये यहाँ का पोर्ट बिल्ड करेगी, उसके अंदर यहाँ पे ये कमाई है, उसको ये रेवेन्यू आने लग जाएगा, दूसरा रेवेन्यू आने लग जाएगा, तीसरा रेवेन्यू आने लग जाएगा। वो इस तरह से आप उस कंपनी का प्रोजेक्शन करते हो। और अब आपने उस कंपनी का रेट चल रहा है मार्केट में 400 रुपए, कंपनी का ईपीएस है 20 रुपए। आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपने आपने ग्रोथ एस्टिमेट करी कि कंपनी 20% की ग्रोथ से उसकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। आपने करा कि इसके 20%, अभी 400 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आगे चल के 500 करेगी, 500 के बाद 600 करेगी, 600 के बाद 750 करेगी, ऐसे करके आपने प्रोजेक्ट करा। और उसके हिसाब से आप 20 का ईपीएस लेके चल रहे थे। हुआ गया कि, और कंपनी का पी रेशियो लगभग 20 के करीब चलती है, यानी 20 रुपए के ईपीएस पे 20 रुपए की अर्निंग पर शेयर पे कंपनी का शेयर चार का रेट 400 रुपए है। अब हुआ क्या, उस कंपनी के अंदर आपने तो ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी 20-25% की, लेकिन कंपनी ने एक्चुअल ग्रोथ दिखाई 40% की। ओके। कंपनी ने एक्चुअल ग्रोथ दिखाई 40% की। कंपनी का जो इस साल का टर्नओवर था 400 करोड़ का, वो कंपनी का सीधा बढ़ गया लगभग 550 करोड़। और फिर अगले साल 550 करोड़ से वो सीधा पहुंच गया 800 करोड़। अब बेटा जो दो चीजें होंगी, कंपनी का ईपीएस कितना हो गया, 400 से 800 करोड़ आते ही 2 साल के अंदर कंपनी का ईपीएस 20 से 40 हो गया। 20 से 40 हो गया। अब बताओ कंपनी का रेट कितना होना चाहिए, 40 रुपए। पहले 20 रुपए पे 400 रुपए था कंपनी का रेट, अब कितना हो गया 40 रुपए पे, 800। 800 हो गया ना। 20 का पी लगाया आपने तो 800 रुपए हो गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अब क्या हो गया, कंपनी को मार्केट कितना दे रहा था, 20 का पी दे रहा था, यानी 20 का प्राइस मल्टीपल दे रहा था, प्राइस टू अर्न पी मल्टीपल क्या दे रहा था, 20 का दे रहा था। वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ को ध्यान में रख के दे रहा था। कंपनी, मार्केट शायद मान रहा था कि उस कंपनी की ग्रोथ 20-25% की रहेगी, लेकिन ये तो गजब की कंपनी निकल गई। इसकी तो ग्रोथ 20% की सोची थी और ये कंपनी देने लगी 40% की ग्रोथ। तो उस कंपनी का शेयर का रेट हो सकता है 800 की जगह, उसको पी मल्टीपल जो मिल रहा था अपनी 20 का कैलकुलेट कर रहे हैं, पर अगर ग्रोथ रेट उसकी 20 की जगह 35% आ रही है तो उसका पी मल्टीपल हो सकता है आपको 20 की जगह, उसको हो सकता है पी मल्टीपल मिल रहा हो 35-40 का। यानी उसके 40 को आप मल्टीप्लाई करो 35 या 40 से, तो रफली मैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 40 से मल्टीप्लाई करता हूं। उस कंपनी का शेयर का रेट हो गया 1600 रुपए। तो ये जो हम प्राइस की फ्लक्चुएशन देखते हैं ना, ये लोगों की उसको फ्यूचर को देखने का क्या नजरिया है उसके हिसाब से। कंपनी को लगता है ना इसमें तो बहुत तेजी से ग्रोथ आ जाएगी, अरे गवर्नमेंट तो हर घर जल कर रही है, पाइप वाली कंपनी इसको बड़ा फायदा होगा, ये पानी की टंकियों वाली कंपनी इसको बड़ा फायदा होगा, ये तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इसको इलेक्ट्रिकल से फायदा होगा, ये वो करके लोग उसी हिसाब से प्रोजेक्शन करते हैं कि इस किस गवर्नमेंट एक्शन से, कंपनी की किस पॉलिसी से, वर्ल्ड के किस तरह के एनवायरनमेंट से कुछ फायदा होगा। जैसे अभी G20 मीटिंग चल रही है बेटा, तो G20 मीटिंग में अंदर अभी आज आया कि वी आर लाइक, आई डोंट नो बट लेट्स से वी हियर थिंग्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑल दैट स्टफ।
तो अब उससे क्या होगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर लोगों का ध्यान जाएगा, लोग उसके अंदर एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, इससे क्या फायदा है। एक ही एनालिसिस होगा। दूसरा एनालिसिस और होगा, जो ट्रेडिशनल मान लो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनीज हैं, तो लोग उनके ऊपर भी ध्यान देंगे कि यार अगर 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 मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू शिफ्ट टू न्यू काइंड ऑफ फ्यूल्स, इको फ्रेंडली फ्यूल्स, देन हो सकता है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स का जो कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन या उनके ऊपर कुछ ना कुछ अड़चन आए। तो वो हो सकता है तुरंत नहीं आएगी, पर हो सकता है 5 ईयर्स हैंस, 7 ईयर्स हैंस, 2028 2030 में क्या इंपैक्ट होगा, तो आज ही लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का वैल्यूएशन, तो ये बेसिकली आप एक आगे का फ्यूचर का एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से फ्यूचर के एनालिसिस में और आपके एनालिसिस में अगर आपका एनालिसिस सही बैठता है या कंपनी आपके एनालिसिस को एक्सीड कर जाती है तो आपको शायद फायदा होता है। और कंपनी, आपने कुछ अच्छा सोच लिया कंपनी के बारे में और कंपनी आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है, इट डजंट मैच योर एक्सपेक्टेशन, इट डजंट मैच योर एनालिसिस, और कंपनी इज अंडर परफॉर्मर, तो आपको उसके अंदर नुकसान सहना पड़ता है। आपने सोचा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, कंपनी का रेट 400 से 1000 पे हो जाएगा, लेकिन हुआ गया कि कंपनी के अंदर ग्रोथ वगैरह कुछ कोई खास मजेदारी है नहीं, कंपनी का शेयर 400-500 रुपए ही चल रहा है, तो आपको उसके अंदर नुकसान हो जाता है या आपको उम्मीद के मुताबिक रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। यू गॉट दैट पॉइंट? यस भैया। Required rate of return. Required rate of return is the return necessary to compensate an investor for the risk involved in an investment. Used as a target return to compare forecast return as potential investment candidate. Required rate of return is risk-free rate of return plus stocks beta plus market return to risk-free returns. अब इसको बेटा सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। रिस्क फ्री रेट कितना हो गया अपना, हम जनरली 6-7% लेते हैं जो आरबीआई अपने बॉन्ड्स पे देती है, ठीक है, उसको रिस्क फ्री रेट ले लिया, 6-7% का रिस्क फ्री रेट ले लिया, स्टॉक बीटा मार्केट रिटर्न रिस्क फ्री रेट। अब हम क्या करते हैं, 10 साल का एनालाइज करा पीछे, तो हम कहते हैं यार स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज अपने को 10-15% का रिटर्न देती है, तो वो हो गया मार्केट रिटर्न। अब आप मार्केट का ही रिटर्न अगर आपको लेना है तो यार फिर आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई भी ऐसी चीज लेके छोड़ दो, कोई भी रैंडमली मार्केट की ना टॉप 50 कंपनियां लेके छोड़ दो, निफ्टी 50 की निफ्टी ईटीएफ लेके छोड़ दिया, या 2-3 तरह के ईटीएफ लेके छोड़ दिया आपने, निफ्टी 20 भी ले लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ले लिया, बैंक निफ्टी भी ले लिया, मिड कैप का भी 20 ले लिया, तो ऐसे इसके अंदर आपकी 90% 95% मार्केट का कैपिटलाइजेशन कवर हो जाता है। अगर आप टॉप की 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपने अपने डिस्कस करा था ना इंडेक्स के टाइम पे यस बेटा, यस शुरू यस की यस क्लासेस जी में जी। हमने, तो आप शुरू की टॉप की 100 कंपनियों के ईटीएफ वगैरह कुछ ले लेते हैं, तो आपका तो वैसे ही मार्केट में पूरा एक्सपोजर ही हो गया, आपका 95% के करीब का मार्केट कैप तो कवर हो ही गया उन 100 कंपनियों से ही। तो बस ठीक है, क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये सब क्यों एनालिसिस कर रहे हो? अगर आपने सोचा है कि मैंने 50 लाख रुपए डालने हैं, तो आप एनालिसिस तो इसीलिए करते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कमाओ अपने एनालिसिस से। अगर आपको मार्केट का रिटर्न ही चाहिए तो टॉप की 100 कंपनी का कोई 20 ले लो, ईटीएफ ले लो और करके छोड़ दो, नक्की करो, जैसे कि कुछ हद तक मैं करता हूं। अगर दिमाग ही आपको लगाना है तो फिर लगाओ इसलिए कि आप कुछ बीट कर सको। तो ये उस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। Assume a company has a beta of 1.3. The risk-free rate of interest is 5.5%. Expected market return is 15%. What is the estimated rate of return for the investment? तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की उम्मीद है, यानी बीटा 1.3 है, तो आप ये जिस कंपनी में, यानी जो कंपनी उतार चढ़ाव ज्यादा दे रही है, जो कंपनी उतार चढ़ाव ज्यादा दे रही है उसके अंदर आप रिटर्न भी उससे ज्यादा मांगोगे। अगर आपको बीटा ही सहना है तो आप कहोगे मार्केट अगर मेरे को 15% रिटर्न दे रही है तो मेरे को इस कंपनी से 18% मिले तो फायदा है। अगर बीटा ही मेरा कम है तो फिर कोई मतलब, अगर अगर मेरा रिटर्न ही कम आ रहा है तो फिर किस लिए फायदा, तब तो फिर मार्केट के अंदर वो जो मैंने बताया ईटीएफ वाली अप्रोच वो वाली करो फिर। अदर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ, डिविडेंड अर्निंग्स अप्रोच, प्राइस अर्निंग अप्रोच। ये बेटा सारी चीजों के डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, अपने आप इसको करना। अदर प्राइस रिलेटिव अप्रोचेस, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ, डिविडेंड एंड अर्निंग्स अप्रोच, ईपीएस इंटू पी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। प्राइस टू कैश फ्लो, ये प्राइस टू कैश फ्लो बेटा बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, यू रीड इट योरसेल्फ एंड इफ यू आर स्टक समवेयर गेट बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस, ठीक है। प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी इंपॉर्टेंट है, जस्ट डोंट थिंक दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स इन डिटेल
then it might not have any value. They have very significant uses, but ये थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा अपने आप इसके बारे में जानकारी लो। आपको सिंपल गूगल सर्चेस से और से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो आप अच्छी बुक्स खरीद सकते हो, तो उन बुक्स के अंदर आपको इनके अंदर, और वैसे भी आप अपनी अपनी एमबीए वाली बुक्स भी अगर देखोगे ना, तो उन सब के अंदर भी आपके फाइनेंशियल एनालिसिस का जो 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 बुक्स होती हैं, मैं भी नाम भूल गया उन चैप्टर्स के, तो वैल्यूएशंस वगैरह से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको ये सब कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में बताए हुए होते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी आप देख लेना। और तो ये आप देख लो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वगैरह के बारे में। तो ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दिया। तो ये दोनों चीजें बता रहा हूँ बेटा, कि आपको अब कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। जब कोई आपको बोलेगा कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो आपको पता लग गया कि अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, या ये जो लोग रेकमेंड करते हैं कि बाय कर लो, सेल कर लो, ये किस बेसिस पे आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन देते हैं, इनके पास क्या असला होता है। और अगर ये सही पढ़ते हैं तो कई बार क्यों होता है कि 400 का शेयर 1600 रुपए पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा क्यों होता है कि वो गलत करते हैं, तो जिस कंपनी को ये बातें करते हैं कि 1000 रुपए जाएगा, उस कंपनी का शेयर टूट जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में ये मान के चल रहे हैं कि उसकी ग्रोथ 40% के हिसाब से होगी, और उसकी ग्रोथ अगर होती है 15% के हिसाब से, तो उस कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता है, क्योंकि उस कंपनी के पी रेशियो के अंदर वो ग्रोथ इनबिल्ट होती है। उस कंपनी की पी रेशियो कम, मार्केट उसकी पी रेशियो दे रही थी 40 की, क्यों? क्योंकि वो मान के चल रही थी उस कंपनी की ग्रोथ 30% से होगी, मान लीजिए। अब वो ग्रोथ 30% से होने की बजाय हुई 13% से, तो कंपनी का शेयर को 17% से नीचे नहीं आएगा। कंपनी का शेयर शायद धड़ाम करके वो 60% 70% नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ का जो पी मल्टीपल, पहले मार्केट 40 दे रहा था, अब वो कहेगा जी हम तो इसका पी मल्टीपल 15-18 से ज्यादा का नहीं देंगे, तो 15-18 का मतलब 60% वो नीचे आ जाएगा। कहाँ 40 का वैल्यूएशन दे रहे थे, मतलब ईपीएस इंटू 40 कर रहे थे, अब ईपीएस इंटू 18 कर रहे हैं, तो वो शेयर धड़ाम से आ जाएगा। मतलब धड़ाम से आए, जैसे मर्जी आए, ओवर ए पीरियड आए, कहने का मतलब है कि उसका मार्केट जो प्राइस देने को है ना, वो कम देने लग जाएगा। तो इस तरह से ग्रोथ के अंदर और अर्निंग्स के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के अंदर और अर्निंग्स के अंदर जो भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का भाव चेंज होता है, और उसी के हिसाब से ये प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। और थ्रू दिस वैल्यूएशन मॉडल्स वी ट्राई टू असेस द राइट प्राइस ऑफ दैट कंपनी and then compare it with the market price, and through this future prices, present prices, and actual valuation of the company, by comparing all these things we make investment decisions। कि अगर कंपनी आज, एक और एंगल बता देता हूं दूसरा जो मिस कर गया, लेट से कोई कंपनी का रेट 100 रुपए पर शेयर है, हमने सारा एनालाइज करा और हमने देखा कि 5 साल बाद में इस कंपनी का शेयर 160 रुपए हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, ये जो इसके अंदर हमने कवर भी करा है इसको, बट दोबारा इसको रीइटरेट कर रहा हूं, ग्रोथ जो है ना एक्सपेक्टेशन वाला, दिस थिंग, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अब मैं ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि यार मेरे को इसके अंदर तो मजा नहीं आ रहा, इसके अंदर तो मेरे को 11% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो 11% का रिटर्न मिल रहा है वो मेरे को चाहिए या नहीं। अगर आप कहते हैं यार इससे सस्ता, इससे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न मेरे को म्यूचुअल फंड में मिल रहा है या किसी और चीज में मिल रहा है, तो आप उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करोगे। तो आप, ये नहीं है कि जहां पे फ्यूचर प्राइस हाई हो गया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उन दोनों का गैप देखोगे, उन दोनों के गैप में रेट ऑफ रिटर्न देखोगे, अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको सूट करता है तो आप इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज उसमें नहीं करोगे। तो इसको बेटा एक बार दोबारा पढ़ लेना, ये स्लाइड मैं आपको मेल कर दूंगा, और उसके बाद में आप इसको डिटेल में पढ़ना, और जो भी क्वेश्चन हो गेट बैक टू मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन दिस। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? नहीं। ठीक है, फिर क्लोज करें। ओके, टेक केयर, बाय।